हेलो नमस्कार एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लोक संगीत का जो गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों चीज मैंने आपको करवा दी थी। इसी के साथ में एक मैंने अलग सी वीडियो और बनाई थी जिसमें इन तीनों को एक साथ मैंने कवर किया था, और लास्ट में वो वीडियो कवर करने के बाद सिलेबस दिखाया था और जिसमें मैंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। तो उसमें से कुछ एक दो पॉइंट मैंने करवा भी दिए थे, लेकिन थोड़ा सा रह भी गया था। मैंने बाद में चीज देखी तो मैं सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक और अच्छे से वीडियो बना करके मैं आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट करवा दूं और अच्छे से इन चीजों को समझा दूं। तो उसमें कुछ एक दो पॉइंट हमारे रहे हुए थे। वो था कि भारतीय लोक संगीत में रागों का और तालों का प्रयोग, ठीक है, कौन कौन से राग यूज किए जाते हैं और कौन कौन सी तालों का प्रयोग किया जाता है, ये चीजें हमारी नहीं हुई थी। कुछ रह हो भी गई थी, लेकिन इसको और अच्छे से डिटेल में यहाँ पे कर लेते हैं। और हमारे इसके अलावा जो लोक उत्सव या मेले है ना, जो भी उसमें दे रखे थे, तो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे जो उत्सव या महोत्सव मनाए जाते हैं, मेले होते हैं जहाँ पे कला या क्राफ्ट का या फिर संगीत का या गायन वादन नृत्य तीनों आ जाती है, इनका वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी इनका प्रदर्शन किया जाता है। तो वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो कुछ फेमस जो थे उत्सव से या महोत्सव में उनको लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो पहले मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि भारतीय लोक संगीत में रागों का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद में तालों के ऊपर चलेंगे, उसके बाद फिर जो महोत्सव वगैरह है मैं वो आप लोगों को कराऊंगा। तो रागों के अंदर क्या चीज दी गई है कि भारतीय लोक संगीत में रागों का प्रयोग कलाकार अपनी योग्यता के आधार पर करता है। नीचे स्वर से उच्च स्वर की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? आरोहात्मक। और उच्च से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? अवरोहात्मक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ताने, धुने अथवा रागों के प्रमुख चलन व प्रकृति के अनुसार अपने अपने गायन वादन में रागों का प्रयोग कर तल्लीनता से अपने भाव की प्रस्तुति करते हैं, जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि भारतीय लोक संगीत में यदि शास्त्रीयता के दृष्टिकोण से प्रयुक्त रागों का मूल्यांकन किया जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें शास्त्रीय रागों की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिल्कुल, हमारा जो लोक संगीत है उसमें शास्त्रीय संगीत के अंश तो बिल्कुल दिखते ही हैं। तो आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से लोक संगीत में कौन कौन से रागों की झलक मिलती है हमें। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है राजस्थान के लोक संगीत की बात अगर करें हम, तो हमें वहां के लोक संगीत में शास्त्रीय स्वर सुनाई देता है। राजस्थानी लोक गीतों में, लोक नृत्यों में राजस्थानी विभिन्न ऋतुओं, त्योहारों, संस्कारों व मनोभाव के अनुकूल ईश्वर की रचना की गई है। शब्दों व स्वरों का सुंदर सामंजस्य इन गीतों में मिलता है, ठीक है। यहाँ का प्रचलित लोकगीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, प्रज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, काफी, खमाज आदि कई शास्त्रीय रागों की छाया हमें यहाँ दिखाई देती है राजस्थान के लोक संगीत में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि यहाँ का यानी कहाँ की बात चल रही है, राजस्थान की, कि यहाँ का जो बधावा गीत है वो बहुत फेमस है राजस्थान का, जिसकी रचना तिलक का भेद राग या तिलक का मोद में की गई है, ठीक है। दूसरा, इंडोनी यहाँ का प्रसिद्ध गीत है जिसके स्वर वृंदावनी सारंग पर आधारित है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सारंग अंग का जो राग है वो उसकी उत्पत्ति राजस्थान से ही हुई है, राजस्थान से निकला है सारंग, ठीक है। तो उसके बाद में चल के इसके कई प्रकार हो गए, वृंदावनी सारंग, है ना। तो ऐसे जो सारंग के बहुत सारे प्रकार प्रचलित हुए। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है राजस्थान की जो मांड गायकी है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसे सुनते ही जो श्रोता है वो झूम उठते हैं। ये भारतीय गायकी संगीत में राजस्थान की विशेष देन है, ठीक है। मांड गायकी की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जलाई बाई, ये मैंने कल भी आपको यानी लास्ट क्लास में करवाया था। तो यह बीकानेर की रहने वाली थी, ठीक है। यहाँ पे एक नया पॉइंट और आपके साथ में जुड़ गया है कि अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जो लोक गायिका थी अल्लाह जलाई बाई, वो कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान में बीकानेर से। तो ये आप नोट कर लेना।
जिन्होंने गाकर राजस्थान का नाम विश्व संगीत जगत में दर्ज करवाया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि शैली के अनेक प्रकार विभिन्न प्रांतों के नाम के आधार पर प्रचलित है, जैसे बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड, जोधपुरी मांड, जयपुरी मांड आदि। ठीक है, सोरठ राग का तो राजस्थान के लोक संगीत में बहुत प्रचलन है। ठीक है, ये चीज आप देख लेना, सोरठ राग। ठीक है, यहाँ की जो अधिकांश बंदिशें अथवा दोहे हैं वो सोरठ राग का प्रयोग उसमें अधिक मिलता है। कहाँ, राजस्थान की बात चल रही है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ताल। ठीक है, तो ताल में क्या दे रखा है कि जिस आधार पर गायन, वादन और नृत्य होता है उसकी क्रिया नापने को ताल कहते हैं। ये ताल की डेफिनेशन मैं पहले भी करवा चुका था, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन का तो कोई रोल नहीं होता एग्जाम के अंदर, बस एक बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिखी है। ठीक है, कि जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। गायन, वादन और नृत्य की शोभा ताल से ही है। ठीक है, ये बेसिक चीज मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है। उसके बाद देखते हैं क्या है आगे इसमें, भारतीय लोक संगीत व नृत्य में तालों का प्रयोग क्या है। भारतीय लोक संगीत व नृत्य में तालों का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार है जिसमें तालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पंजाब का भंगड़ा और गिद्धा, कश्मीर का रोफ नृत्य, हिमाचल का धूदती नृत्य, बिहार का छऊ, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, ओडिशा का चेन्नई, बंगाल का गंजन, असम का बांस नृत्य, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का चिराव नृत्य, मेघालय का स्वामी नृत्य, नागालैंड का साकेरनी नृत्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का झाबुआ नृत्य और महाराष्ट्र का डिंडी नृत्य, मैसूर का यक्षगान, मैसूर का मतलब कि कर्नाटक। ठीक है, मैसूर कर्नाटक के अंदर ही है, तो उसी के यक्षगान जो है कर्नाटक की जो लोक गायन शैली है। ठीक है, तो कर्नाटक आ जाए एग्जाम में या फिर मैसूर आ जाए, थे ना, तो इन दोनों का यही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, केरल का कथकली, ये भी मैंने करवा दिया था। मणिपुर का लाई हरोबा नृत्य, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, गैट और तेरा ताली, मवाई, कालबेलिया आदि ऐसे प्रमुख नृत्य व उनसे संबंधित नृत्य गीत है जिनकी स्वर लहरियों में विभिन्न तालों के सामंजस्य से कलाकार अपनी कलात्मक प्रस्तुति देता है। ठीक है, कौन कौन सी है, तो इसमें हम देखते हैं कि सभी कलाकार गीतों की धुनों के आधार पर ताल का प्रयोग करते हैं जिसमें ताल सीधी सीधी या खटकेदार बजती है। भारतीय संगीत में प्रमुखतः कहरवा, दादरा, रूपक, झपताल, तिवरा, चाचर, खेमटा, पंजाबी, ठीक है, आदि ठेका का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की मुख्य गायन जो शैली है मांड, उसमें दादरा ताल प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि कहरवा ताल है, ठीक है, तो कहरवा ताल तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, कितनी मात्रा होती है, 8 मात्रा। बोल क्या होते हैं, धागे ना तीन ना कदी दिन। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं दादरा ताल कितनी मात्रा होती है, दादरा ताल में 6। बोल क्या होते हैं इनके, धा धीना धा तीना। ठीक है, तो ये 6 मात्रा के बोल हो गए दादरा के। उसके बाद रूपक में कितनी क्या ना होती है, 7। ठीक है, 7 मात्राएं होती है, क्या है, ती तीना धीना धीना। ठीक है, तो ये कहरवा में कितनी थी, 8। दादरा में कितनी है मात्रा, 6। रूपक में 7। जपताल में कितनी होगी, 10 मात्रा। क्या बोल है जपताल के हैं धीना धिदीना तीना धिदीना। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखते हैं जपताल के बाद अगर तीव्रा, तो तीव्रा में कितनी मात्रा होती है, 7। ठीक है, इसके बोल होते हैं जैसे दा दिनता किट कत गदिगंध, तो ये 7 मात्रा हो गई। उसके बाद जैसे कि चाचर की चलो बाद में बात करते हैं, पहले हम खेमटा देख लेते हैं। तो खेमटा में कितनी होती है, 6। ठीक है, इसके बोल होते हैं धा धी ता ता धी ता। ठीक है, इसी तरह पंजाबी की अगर देखें तो इसमें 16 मात्रा होती है। ठीक है, ये 3 ताल की तरह होती है। फिर इसके बोल थोड़े अलग होते हैं, धा धी कदा धा धी कदा धा ती कदा ता धी कदा, इस तरह से पंजाबी होती है।
और लास्ट में हम देखते हैं चाचर की बात अगर करें तो चाचर में होती है 16 मात्रा। ठीक है, तो 16 मात्रा जो चाचर में होती है वो हम अब आगे चल के देखते हैं कि इसके बोल क्या होते हैं। पर जो खेमटा ताल है, तो खेमटा ताल, ठीक है, तो इसमें मैंने कितनी मात्रा बताई थी, 6 मात्रा टोटल। तो इसके बोल क्या थे, धा, धी, ता, ठीक है, ये है। तो क्या है कि जो खेमटा ताल जो है वो दादरा ताल का तीव्र रूप है। अब दादरा की क्या नाम है, कितनी मात्रा बताई थी मैंने, दादरा की 6 मात्रा बताई थी, और उसके मैंने बोल क्या बताए थे, धा दीना, धा तीना, ठीक है, धा धी ना, धा ती ना, ठीक है। ये लास्ट के ये बोल चेंज हो जाते हैं, बाकी ये सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो खेमटा ताल है वो दादरा ताल का तीव्र रूप है। ये ताल गीत, गजल, भजन, ठुमरी आदि गीतों में बजाई जाती है, ठीक है। अधिकांश जब दादरा ताल की धुनें को अगर हम स्पीड पे बजाएं या उसको तेज लय में बजाएं तो क्या है, तो खेमटा ताल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये खेमटा, और हमारी एक ताल और बच गई थी चाचर, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें 16 मात्रा मैंने बताई थी आपको, तो धा धिनु, धा धा तिन, ता तिन, धा धा दिन, ठीक है। इस तरह से डिवाइडेशन किया हुआ है उस ताल का। तो क्या है कि जो ये चाचर ताल जो है इसकी 16 मात्राएं हैं, ये उत्तर ताल पद्धति में दीपचंदी ताल का ये एक प्रतिरूप है, यानी उसी का दूसरा रूप है। इसमें दीपचंदी से 2 मात्राएं अधिक होती है, ठीक है। तो दीपचंदी में कितनी होती है, दीपचंदी जो ताल है उसमें 14 मात्राएं होती है, और चाचर में 16 मात्राएं, ठीक है। तो प्राचीन प्रबंध गायक में अधिकतर चाचर ताल का प्रयोग किया जाता था। आज भी गीत, गजल, भजन, होरी, ठीक है, फिल्मी संगीत या लोक संगीत या ठुमरी या दादरा जैसी जो शैलियां हैं उनको गाते समय चाचर ताल का प्रयोग किया जाता है। सुप्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर जो है वो ठुमरी गायकार थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इनका जो गायन जो था अधिकतर चाचर ताल में ही हुआ करता था। वर्तमान ख्याल शैली में सुंदरता बढ़ाने के लिए इस ताल का प्रयोग कर लिया जाता है। ये ताल लोक संगीत की मुख्य तालों में से जानी जाती है, ठीक है। कौन सी, चाचर ताल, ध्यान रखना इसका। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते ही हमारे राग और ताल हो गए, और जो मेले और लोक उत्सव जो बचे हैं वो अब हम देख लेते हैं। भारत के लोक मेले और लोक उत्सव, तो क्या है, पहले किसी भी कला को प्रदर्शित करने के लिए विशेष आयोजन, मेले या प्रदर्शनी या शिल्प मेले, ठीक है। शिल्प मेले को हम बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो उत्सवों आदि का आयोजन किया जाता है। समय समय पर भारत में विभिन्न लोक मेले, उत्सव एवं पर्वों का आयोजन होता रहता है। भारत में विभिन्न कलाओं ने जन्म लिया, जिसमें से भारत की लोक कलाएं भी अपना महत्व रखती है। इसी उद्देश्य से भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मेले एवं विभिन्न उत्सवों एवं विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है, जिनका वर्णन हम अब आगे चल के कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। पहला है हमारा अजमेर का पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो है वो कार्तिक मास की अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस मेले के शुरू के 3 से 4 दिनों तक ऊंट व पशुओं का मेला होता है। इसके बाद धार्मिक गतिविधियां प्रमुख रूप से इसमें होती है। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर, ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है ये मेला, पुष्कर के अंदर, ठीक है। पुष्कर का नाम आप लोगों ने ऑलमोस्ट सुना होगा। पुष्कर में आयोजित किया जाता है। पर्यटन विभाग इस अवसर पर पुष्कर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस तीर्थ स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ये इंडिया में कुछ गिने चुने ही मंदिर है ब्रह्मा जी के, तो जिसमें से एक मंदिर राजस्थान के कहाँ पे है, पुष्कर में है। उसकी मैं फोटो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पर एक छोटे से मंदिर में नारद भगवान की मूर्ति स्थापित है। इस मेले के दौरान पर्यटकों के लिए कला व शिल्प बाजार, महाआरती और दीपदान आदि समारोह का आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीण लोग पूर्ण सहभागिता निभाते हैं, जिसमें ग्रामीण खेलकूद, पशु प्रदर्शनी, घोड़ा नृत्य व ऊंट सज्जा आदि का ये जो त्योहार होता है। ये मेरे गली के कुत्ते भी अभी भौंकते लग रहा है, इनको भी एक दिन मेरे को मेले में लेके जाना पड़ेगा, वहीं छोड़ के आऊंगा, ये बड़ा परेशान करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अजमेर पुष्कर का जो मेला है उसकी फोटो दिखाते हैं। जो पशुओं का मेला होता है उसमें जो एक से एक कलाकारी, उनको इतना सजा धजा के प्रदर्शनी इनके लोगों के सामने दिखाया जाता है, ठीक है। इनको नृत्य या डांस करवा रहे हैं पशुओं का, तो ये एक से एक चीज वहां पे देखने को मिलती है इस मेले के अंदर। और ये जो है ये है हमारा क्या नाम है, ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा पुष्कर का मेला हो गया। अगला है हमारा उदयपुर का शिल्प ग्राम मेला, ठीक है। तो शिल्प ग्राम का मतलब अभी मैंने बताया था आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो क्या है, उदयपुर के लोक कलाओं से संबंधित शिल्प ग्राम मेला लगता है जो 10 दिनों तक चलता रहता है, ठीक है। इस मेले का प्रारंभ तत्कालीन राज्य मंत्री जो हैं वो वहां पे नगाड़ा बजाकर उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सभी पर्यटक और शहरवासियों को लगभग 21 राज्यों की संस्कृति से परिचित कराया जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला होता है, ठीक है, जो हर साल लगता है यहाँ पे, और जिसमें कपड़े, लयात्मक कार्य, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी की वस्तुएं, खिलौने आदि मिलते हैं। इस मेले में पूर्णतः गांव की जो संस्कृति होती है उनकी, वहां की वो दिखाई जाती है, ठीक है। इस मेले में पारंपरिक खेल, नृत्य का भी प्रदर्शन प्रमुख प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाता है। भारत के अन्य कलाकारों के कलाकार भी इस मेले में भाग लेकर अपनी कला व संस्कृति, ठीक है, कला व संस्कृति से भी परिचित कराते हैं। तो इसमें जो संगीत के कुछ एक दो फोटोज मैंने डाले हैं यहाँ पे, जो इस मेले के अंदर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। ये डांस की है, तो वहाँ पे जैसे बैठ के कर रहे हैं लेडीज ये डांस, तो वहाँ का जो ये लोक नृत्य है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गायन कर रहे हैं इस साइड में। तो उस मेले के अंदर जो आते हैं कलाकार, उनकी एक दो फोटो मेरे को मिली, मैंने यहाँ पे डाली है। उसके बाद आगे चल के देखते हैं। अगला है हमारा तीज व गणगौर मेला, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, जयपुर का गुलाबी नगरी, ठीक है, पिंक सिटी। इसमें तीज माता व गणगौर माता का मेला लगता है, ठीक है। श्रावण यानी सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज माता की पूजा की जाती है। विभिन्न मनोरथों को उजागर करते हुए गीत गाती हैं, ठीक है, और तीज माता से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। इससे विपूर्व सिजारा मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आगे कि सावन में तीज के अवसर पर, खास करके ये तीज के त्योहार के ऊपर आता है, ठीक है। जयपुर राजघराने में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं मैं आगे चल के इनकी फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ आपको। जो जनानी ड्योडी से शुरू होकर के सभी मुख्य बाजारों से होती हुई निकलती है, ठीक है, और ताल कटोरा तक पहुंचती है जयपुर की, जिसको देखने के लिए दूर दूर से असंख्य लोग आते हैं और विदेशी पर्यटक भी इस त्योहार व मेले का आनंद लेते हैं। विभिन्न लोक कलाकारों की अपनी अपनी प्रस्तुतियां वहां पर अपनी देते हैं, प्रस्तुतियां, संगीत और गायन, वादन, नृत्य सभी की। तो जयपुर के जो गुड़ी जन खाना है उसमें सिजारा उत्सव पर सांगीतिक आयोजन किया जाता है, ठीक है, जो आज भी सिजारा पर्व के नाम से जयपुर की प्रमुख संस्था स्नेही सुर मंडल आयोजित कराती है। तो जो तीज का या जो गणगौर मेला है उसकी हम यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो, मैंने लगाई है, ठीक है। तो ये जो यात्रा निकालते हैं पूरे जयपुर में, तो इस तरह से पूरा सब धज करके निकलती हैं महिलाएं, ठीक है। तो उसके बाद में एक फोटो और है, ये जयपुर की पिंक सिटी की फोटो है। तो ये जो दीवारें यहाँ पे देख रहे हो इनका रंग गुलाबी है। तो पूरी जो सिटी है, ये मेन सिटी की फोटो है जयपुर की, जो मेन गढ़ है जयपुर का वो है, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर की दीवारें होने की वजह से इस शहर का नाम पिंक सिटी है, ठीक है। तो ये पूरा जो मेला लगा हुआ है, काफी दूर तक ये लोग यहाँ से आते हैं ना, प्रदर्शनी जो लगती भी है इस मेले में, और यहाँ पे जो निकल रहे हैं
तो कितने जो साइडों में भीड़ खड़ी हुई है इनको देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि साथ साथ में संगीत का आयोजन करते हुए भी चलते हैं। जैसे इनके साथ में एक यहाँ पे बैंड चल रहा है, देखा, ठीक है, जिया बैंड। और यहाँ पे एक ये देखो, ये बैठे हुए हैं, ये शहनाई टाइप में कुछ बजा रहे हैं यहाँ बैठ के। तो ये संगीत का भी माहौल इनके साथ साथ में चलता रहता है। तो ये तीज का त्योहार वहां पर खास रूप से बनाया जाता है जयपुर में। कभी आपको मौका मिले जाने का तो आप जरूर देखना इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत के अन्य प्रमुख लोक मेले कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के देखते हैं, माघ मेला, ठीक है। इसका आयोजन इलाहाबाद में गंगा यमुना व सरस्वती संगम पर माघ महीने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा रथ मेला, उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा जिले में वृंदावन नामक स्थान पर प्रतिवर्ष क्या है, चैत्र महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन रंगनाथ जी के मंदिर से रथ की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। अगला है दाऊजी का मेला। दाऊजी का मेला उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में भाद्र पक्ष शुक्ल की छठ को दाऊजी की वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा कुछ नहीं, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो ये पूछेंगे मोस्टली कि इस टाइप का जो मेला हो गया, कोई भी मेला है तो कहाँ आयोजित होते हैं, या तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन मिलेगा या फिर हाथरस, इस टाइप है ना। तो कब होता है ये, भाद्र पक्ष शुक्ल वगैरह, छठी फलाना ढिमकाना, ये सब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, देव उठान एकादशी का मेला उत्तर प्रदेश के कहाँ, मथुरा में होता है। उसके बाद अगला है गौचारण का मेला। यह है ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक है, जो मथुरा में कार्तिक महीने की अष्टमी को आयोजित किया जाता है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है तथा द्वारिकाधीश के मंदिर में श्री कृष्ण बलराम व गायों की सवारी निकाल दी जाती है। इस मेले को गोपा अष्टमी मेले के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है यम द्वितीया का मेला। यह मेला भैया दूज का मेला है, जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध तीर्थस्थली मथुरा में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर मेला, इस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किया जाता है। बटेश्वर नामक जो जगह है वहां पर किया लगता है ये मेला। कंस मेला, कंस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर जो मथुरा है वहां में श्री कृष्ण बलराम द्वारा कंस के वध का जो सम्रांत उत्सव है उसके रूप में मनाया जाता है इस मेले का उत्सव। देवा शरीफ का मेला, यह मेला सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास में देवा बारामाकी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां पर आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों के इसमें भाग लेने का कारण यह मेला क्या होता है, धार्मिक सद्भावना का प्रतीक बन जाता है, ठीक है। नौचंद का मेला, यह मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रतिवर्ष होली के बाद आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के देखते हैं, अगला है हमारा शाकुंभरी मेला। यह मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक वर्ष में 2 बार यानी नवरात्रि का जो टाइम आता है तब यहाँ लगता है। तो उसके बाद अगला है कैलाश मेला। यह मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। यह मेला आगरा मथुरा मार्ग पर सिकंदरा के पास कैलाश मंदिर में आयोजित होता है, ठीक है। उसके बाद है अगला कुंभ मेला। यह आम परंपरागत भारतीय मेलों से भिन्न है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। इसके बारे में कुछ जो मेरे को ध्यान में आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। एक धार्मिक सम्मेलन है जो 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ तथा 4 तीर्थ स्थानों में होता है। क्या होता है कि कुंभ का जो मेला है वो 12 साल में एक बार भरता है, यानी एक बार इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और सिर्फ इंडिया में 4 ही जगह ऐसी है जहां पे ये कुंभ मेला लगता है। कौन कौन सा? इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, ठीक है। तो अभी जो इलाहाबाद है इसका नाम बदल दिया गया है। आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बता दूं जो फर्स्ट पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। तो इलाहाबाद का नाम चेंज करके यूपी वाले तो बता देंगे, बाकी आप लोग अगर नहीं पता है तो जब ध्यान कर लेना। इसका नाम कर दिया गया प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद से चेंज करके प्रयागराज इसका नाम कर दिया है। तो इन जो 4 जगह हैं इसमें बारी बारी से आयोजन होता है, ठीक है। और अर्ध कुंभ जो है इसका 6 साल में एक बार आयोजन होता है मेले का, ठीक है। 12 साल में एक बार कौन सा होगा? महाकुंभ। और 6 साल में एक बार होगा अर्ध कुंभ, ठीक है।
तो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से बहुत सी अमूल्य वस्तुएं बाहर निकली थी। इसमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत की छीटा छपटी में कुछ अमृत 12 स्थानों के साथ साथ पाताल में भी गिरा। इस स्थान में हरिद्वार आता है, एक उज्जैन और प्रयागराज और लास्ट में नासिक शामिल है। प्रत्येक 12 वर्ष पर इन स्थानों पर बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसके अतिरिक्त प्रत्येक 6 वर्ष में इन स्थानों पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अभी योगी जी ने अर्ध कुंभ का भी नाम चेंज करके इसको खाली कर दिया कुंभ, ठीक है, जो 6 साल में एक बार लगता है और 12 साल में लगता है। उसका नाम क्या है? महाकुंभ। क्योंकि उन्होंने ये अर्ध कुंभ से क्या नाम है, कुंभ नाम इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी चीज अधूरी नहीं होती, आधी नहीं होती, इसलिए कुंभ के आगे जो अर्ध शब्द है इसको उन्होंने हटवा दिया है, ठीक है। तो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले तो क्या है कि इसमें कुछ जो बेसिक आपको जो काम की चीजें हैं पहले वो मैं करवा देता हूँ। तो कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है जैसे बर्तन या घड़ा। ये जो वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है, ठीक है, इसका जो नाम है। तो क्या है कि अक्सर पानी के विषय में जो पौराणिक कथाएं जो है उसमें अमृत के बारे में बताया जाता है। जो पहले के जो ग्रंथ है उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमृत के बारे में क्या वर्णन किया गया है इस मेले को लेकर कि मेला का शब्द का जो मेला शब्द है ना, इसका वैसे अर्थ बताया है उन्होंने कि किसी एक स्थान पर मिलना, ठीक है, या एक साथ चलना, या सभा में, या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना एक तरीके से। तो जो ये शब्द है ऋग्वेद और जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो भी है उनमें सभी में इस शब्द का उल्लेख वहां पर मिलता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ होता है कि अमृत का मेला, यानी अमृत का जो मेला होता है वो, ठीक है। और इसमें खास बात अब ये है, जो एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बताऊं, इसमें आगे पेज खाली है तो मैं वहीं समझा देता हूं आप लोगों को। जो कुंभ का जो मेला है हर साल नहीं, सॉरी, 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। लेकिन अभी जो लास्ट कुंभ का मेला हुआ था, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि वो हुआ कब था। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ये हुआ था 2021 में, ठीक है। और उससे पहले कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। और अभी 2021 में जो हुआ था ये कहां पे हुआ था? हरिद्वार में, ठीक है। तो 2021 के अंदर ये हुआ था लगभग मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के आसपास में, ठीक है। मिड जनवरी और मिड मतलब कि जनवरी का लास्ट वाला पार्ट और फरवरी का स्टार्टिंग वाला पार्ट के बीच में ये हुआ था मेला। तो अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोट की कि ये 12 साल में एक बार मेला लगता है, लेकिन 2010 में हुआ था, उसके बाद ये सीधा होना था 2022 में, लेकिन हुआ 2021 में। तो एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो वो ये बन सकता है कि 83 साल के बाद, ठीक है, 12 की जगह 11 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन हुआ है, ठीक है। आज से 83 साल पहले हुआ था, कब? 11 साल के अंदर कुंभ मेला का आयोजन, और 83 साल के बाद अब हुआ है कब? 2021 में, ठीक है। तो इसका पीछे का रीजन है क्या है कि जो बड़े जो संत महात्मा जो होते हैं वो बताते हैं कि जब कुंभ राशि का जो गुरु है वो आर्य के सूर्य में क्या नाम है परिवर्तित होता है और गुरु कुंभ राशि में नहीं होगा, ठीक है। तो उनके राशि वासियों का कुछ चक्कर होता है, इसलिए इस बार जो क्या है कि उनका गुरु और जो कुंभ राशि है ना, वो गुरु जो मेन उनका जो गुरु होता है ना, जो राशि वगैरह चेक करते हैं उसमें गुरु, तो वो क्या है कि कुंभ राशि के अंदर होना चाहिए। जो 2022 के अंदर अगर वो देख रहे हैं तो ये ऐसा पॉसिबल था नहीं, ये 2021 में पॉसिबल हो रहा था, ठीक है। तो जिस वजह से उन्होंने 2022 में ना करके 2021 में इस मेले का आयोजन किया, ठीक है। तो ये सब लोग कौन करते हैं ये डिसाइड? तो जैसे आप लोगों ने न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा कभी, जो अखाड़े होते हैं,
कबड्डी कुश्ती वाले अखाड़े नहीं, जो संत महात्माओं के जो अखाड़े होते हैं उनमें उनका जो मेन मेन लीडर होते हैं, अभी 6-7 अखाड़े समथिंग कुछ हैं इंडिया में, तो उनके जो मेन मेन जो लीडर हैं, मेन उनके जो है ना, वो सब आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि मेला कहाँ पे होगा और किस साल में होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं पूरा अच्छे से उसके डिटेल निकालते हैं कि कब होना चाहिए, कब शुभ मुहूर्त होगा उसका होने का, तो सब निकाल करके फिर इसको फाइनलाइज करते हैं ये लोग। तो सबसे पहली बात तो ये कि 83 साल के बाद अब हुआ था, जो 11 साल में इस मेले का आयोजन हुआ। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे 12 साल में एक बार होता है और अर्ध कुंभ होता है 6 साल में। तो इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट अगर इसमें बात आती है तो वो ये थी कि जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो 2021 वाला जो मेला हुआ था, इस मेले ने क्या किया था, खास बात क्या थी इसमें कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना आपकी बारी 2021 वाला जो हम अपना कुंभ मेला जो है, क्यों बना, तो ये चीज आप ध्यान से सुनना। मैं बोल देता हूँ, आप बेशक लिख लेना इसको, कि कुंभ मेले में यात्रियों की जो निःशुल्क सेवा की गई थी, उन निःशुल्क सेवा के लिए 500 से ज्यादा बसें लगाई गई थी। ठीक है, शटल बसें जो होती है, ठीक है, जो 28 फरवरी को एक साथ परेड कर विश्व रिकॉर्ड बनाया इन बसों ने, एक साथ परेड की 500 बसों ने। ठीक है, तो जिस वजह से जो ये कुंभ मेला है अब की बार विश्व रिकॉर्ड में इनका नाम आया है इस मेले का। तो किस वजह से आया था कि कुंभ मेले में यात्रियों की निःशुल्क सेवा के लिए लगाई गई 500 से अधिक शटल बसों ने 28 फरवरी को एक साथ परेड करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो इससे पहले जो ये विश्व रिकॉर्ड था वो किसके नाम था, वो था अबू धाबी के नाम पे। ठीक है, तो जो दिसंबर 2010 में वहां पे कोई प्रोग्राम इवेंट्स वहां पे हुआ होगा, उन्होंने 390 बसें एक साथ बसों ने एक साथ परेड की थी। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने, कुंभ मेले ने अपने नाम किया, जो 500 से ऊपर बसों ने एक साथ परेड की, जो निःशुल्क बसें थी, शटल बसें। तो एक कोई क्वेश्चन ये बन सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर, जो मतलब कि आपको एग्जाम में पर्पज से तो नहीं आएंगी, लेकिन वैसे आप सुन लो। आप थोड़ी एक अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हो सकता है कि आ भी जाए एग्जाम में, मैं ये भी नहीं कहूंगा, पर आप सुन लो इसको। कि यहाँ पे एक बात बोली है, आप ध्यान से देखना, कि समुद्र मंथन से बहुत सी अमूल्य, ठीक है, कौन सी, बहुत सी अमूल्य वस्तुएं बाहर निकली थी। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी थी और क्या क्या थी। तो बहुत सी की जगह ये मान के चलो कि ये थी लगभग 14 वस्तुएं निकली थी। ठीक है, तो क्या कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, आप ये कह सकते हैं। तो इससे पहले जो क्या नाम है, ये 14 कौन कौन से निकले थे, अब इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इनमें मैं अगला पेज कर लेता हूं। इनमें जो सबसे पहले जो चीज निकली थी वो थी विष। ठीक है, जहर। आपने कभी भगवान शिव की फोटो को देखा होगा या उनको जहर पीते हुए देखा होगा। ठीक है, तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज निकली वो निकला जहर, जो इनको इस जहर को किन्होंने पिया, भगवान शिव जी ने। ठीक है, अब दूसरी चीज कौन सी निकली, घोड़ा। ठीक है, ये सफेद रंग का घोड़ा निकला था उसमें। और उसके बाद ये घोड़ा जो था, जब बंटवारा हो रहा था समुद्र मंथन में, तो जो शिव के पास में, तो शिव के हिस्से में, देवताओं के हिस्से में ये जहर गया, तो उन्होंने, शिव जी ने पिया। ये घोड़ा जो था वो असुरों के हिस्से में चला गया। तो समुद्र मंथन जो हुआ था, तो ये देवता और जो असुर थे इनके बीच में लड़ाई हुई थी। वो कह रहे थे कि समुद्र के अंदर जो भी चीज निकलेगी उनको हम लेंगे, लेकिन आपस में राज्यमंदा हुआ कि ठीक है, इसका बंटवारा किया जाएगा। तो उन्होंने जो बंटवारा किया, तो उसमें जो चीजें किसके हिस्से में आई, तो जो जहर था वो भगवानों के हिस्से में आया, घोड़ा था ये असुरों के हिस्से में आ गया। ठीक है, तीसरी चीज जो थी, ये घोड़ा जो था सफेद रंग का था। तीसरी चीज निकली यहाँ पे हाथी, ये भी सफेद रंग का था। ठीक है,
तो ये भगवानों के हिस्से में चली गई ये चीज। उसके बाद अगली जो चीज निकली वो निकली मणि, जो आप लोगों ने सुना होगा, जो इच्छाधारी नाग होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो मणि होती है, जो शक्तियां होती है ना, तो वो वाली चीज निकली। उसके बाद 5वें नंबर पे निकली गाय, काऊ, ठीक है, ये भगवानों के हिस्से में आ गई। उसके बाद 6ठे नंबर पे निकला क्या, कल्पवृक्ष, ठीक है, ये एक पेड़ होता है। उसके बाद अगला निकला देवी लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी जी जो है वो 7वें नंबर पर आई थी, समुद्र मंथन से ही निकली हुई है। 7 के बाद जो 8वें नंबर पे चीज आई वो थी अप्सरा, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो चीज आई वो थी पारिजात, यानी एक ये पौधा होता है पेड़ का जिसमें बहुत सुंदर फूल होते हैं, और जब भगवानों की आराधना या उनकी प्रार्थना की जाती है तो इस फूल को वहां पे चढ़ाया जाता है, तो इसको पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो ये भगवानों के हिस्से में आई ये चीज। उसके बाद निकला क्या, इसको किस तरह से मैं बताऊं, हाँ, मदिरा कह सकता हूं मैं, ठीक है, मदिरा या शराब, ठीक है, ये असुरों के हिस्से में चली गई। उसके बाद क्या निकला 11वें नंबर पे, शंख, तो वाद्य का टॉपिक कराया था तभी मैंने पढ़ाया था, तो 11वें नंबर पे शंख निकला। उसके बाद 13वें नंबर पे क्या निकला, चंद्रमा, और 14वें नंबर पे क्या निकला लास्ट में, 14 नहीं, धन्वंतरी, ठीक है, सुना भी होगा आपने धन्वंतरी का नाम। तो ये क्या थे, ये भगवान के हिस्से में आई, भगवानों के हिस्से में क्या था इसमें कि जो जो धन्वंतरी जो थे वो विष्णु के अंश माने जाते हैं वैसे तो, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि लोक कल्याण के लिए जो आयुर्वेद जो आज हमारा चलता है ना, आयुर्वेद की जो भी चीजें वो इन्हीं की देन है, ठीक है, इन्होंने आयुर्वेद बनाया। उसके बाद लास्ट में क्या निकला था, अमृत, ठीक है। तो समुद्र मंथन में अंत में अमृत निकला। अब देवता और जो थे राक्षस वो आपस में लड़ाई करने लगे, वो कह रहे हैं कि ये हम लेंगे, वो कह रहे हैं कि हम लेंगे। तो लास्ट में हुआ क्या कि जो देवता और जो राक्षस या असुर जो थे उनके बीच में बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब वहां पे बीच में आते हैं भगवान विष्णु जी। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या या फिर आप कह सकते हो कि एक अप्सरा का रूप उन्होंने धारण किया, ठीक है, और जो क्या नाम है, अमृत का जो जिस भी बर्तन में था वो हाथ में लेकर के देवताओं की तरफ कर दिया उन्होंने, और असुर जो थे वो उस एक सुंदर मोहिनी का रूप जो लेकर के आए थे, तो वो क्या किया कि वो जो सभी राक्षस वगैरह थे वो उसी में उनका ध्यान अटक के रह गया, और भगवान ने छल कपट करके असुरों का ध्यान भटका के और जो क्या नाम है अमृत था वो सभी देवताओं को पिला दिया था, ठीक है। तो उस पिलाते टाइम में उनकी जो 2 4 5 जो बूंदे या जो बताते हैं 12 बूंदे जो गिरी थी, उन बूंदों में से जो इंडिया जो भारत के अंदर जो 4 स्थान है वहां पे गिरी थी, जिस वजह से कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वैसे इंट्रोडक्शन, एक स्टोरी थी आप लोगों को समझाने के लिए, सच्ची है ये घटना, काफी ग्रंथों में दी हुई है ऐसा, आप लोग भी ऐसा पढ़ सकते हो, मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा जब भी आप आओगे मिलोगे क्लास के लिए, ठीक है। तो ये सब था। तो अभी हमारा हुआ कुंभ मेले की बात। उसके बाद अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा मध्य प्रदेश का मेला। कौन सा है, जोगेश्वरी देवी का मेला। यह मध्य प्रदेश स्थित गुना जिले के चंदेरी नामक स्थान पर हर साल में होता है इसका आयोजन। उसके बाद अगला है कालूजी महाराज का मेला। मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ जिले में पीपला खुर्द गांव के प्रसिद्ध मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। बाबा गरीबनाथ का मेला, यह शाजापुर जिले के अवंतीपुर बरोड़िया गांव में चैत्र मास में इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने के मध्य प्रदेश में किया जाता है। और जल बिहारी का मेला, इसका भी छतरपुर जिले में किया जाता है। उसके बाद अगला है माघ घोघरा का मेला, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किया जाता है इसका आयोजन। उसके बाद अगला है पीर बुधान का मेला। यह मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के
सांवरा गांव में मुस्लिम संत पीर बुधान की मजार पर आयोजित होता रहता है, ठीक है, और यह आयोजित होता है साल में एक बार। ग्वालियर का मेला यह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है जिसका आयोजन हर साल के दिसंबर और जनवरी महीने में किया जाता है। बाबा साबुद्दीन औलिया का उर्स मेला यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नीमच तहसील में इसका आयोजन होता है। तेजाजी का मेला यह मध्य प्रदेश के राज्य गुना जिले में इसका मेला का आयोजन किया जाता है। अब राजस्थान के मेले कौन कौन से वो देखते हैं। महावीर जी का मेला यह राजस्थान के हिंडौन के नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस मेला को जैन, गुर्जर, मीणा, ठीक है, अन्य संप्रदाय के लोग आते हैं। कपिल मुनि का मेला यह है बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, जो कपिल मुनि जी थे उनकी याद में। उसके बाद गणेश चतुर्थी का मेला, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देख लेना। गणेश चतुर्थी का मेला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कहाँ पे रणथंभौर के ऐतिहासिक किले के गणेश मंदिर में आयोजन किया जाता है। उसके बाद रानी सती का मेला, यह मेला राजस्थान के झुंझुनू में रानी सती की स्मृति में किया जाता है, ठीक है। उर्स मेला राजस्थान के अजमेर जिले के महान संत सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन दीन चिश्ती की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। रामदेव का मेला, इस मेले का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक भाद्रपद महीने में किया जाता है, ठीक है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है, जो अजमेर में जिनकी दरगाह है, जिसके ऊपर विवाद भी चल रहा है कि मंदिर को तोड़ करके ये बनाया हुआ है, ठीक है, उसी मेले की बात उसी मंदिर की ना उसकी दरगाह की बात है। उसके बाद आगे आते हैं बिहार के मेले, ठीक है, जिसमें सोनपुर का पशु मेला है। बिहार स्थित सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मेष संक्रांति का मेला, इस मेले का आयोजन बिहार प्रांत के विभिन्न भागों में किया जाता है। उसके इस मेले का सतुआ संक्रांति या सिरुआ, बिसुआ आदि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस दिन नवान भजवा का उत्सव भी किया जाता है, ये वहाँ की कोई लोक संस्कृति होती होगी बिहार की। इसमें नए जो चने या का सत्तू आदि का मौसमी फल, पंखे और घड़ों का भी क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। आम मेलों में तो होता ही है सब, ठीक है। जानकी नवमी का मेला यह बिहार के सीतामढ़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला यह सोनपुर के समीप कार्तिक पूर्णिमा के महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। पितृपक्ष का मेला बिहार के गया में इसका प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है वहां पे अमावस्या तक, ठीक है। हरदी मेला यह शिवरात्रि के पर्व पर यह मेला मुजफ्फरपुर में 15 दिन तक आयोजन किया जाता है। बेतिया मेला, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। हर वर्ष दशहरे पर यह मेला बेतिया में आयोजन किया जाता है। इस पशु मेले में राज्य के हजारों लोग अपने अपने पशुओं के लिए लगता है, ठीक है। सहोदरा मेला यानी थारू मेला, ये रामनवमी के ऊपर लगता है। कहाँ पे? नरकटियागंज भीख नाठौरी मार्ग पर स्थित, कहाँ पे? सहोदरा में। उसके बाद ककोलता मेला, ठीक है, ये कहाँ पे लगता है? नवादा जिले में। उसके बाद अगला है सोराठ, ये लगता है मधुबनी जिले में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस मेले में अविवाहित वयस्क युवाओं को विवाह हेतु प्रदर्शित किया जाता है। यह मेला विश्व में अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा अच्छा मेला ये तो। उसके बाद आगे चलते हैं कोसी मेला। यह प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा पर कटिहार के निकट कोसी नदी पर आयोजित किया जाता है। लाहौरी आनंदगढ़ मेला, ये कहाँ पे? गुलाब बाग में। सिमरिया मेला कहाँ पे? बैरोनी जनसंघ, ठीक है। उसके बाद अगला है काली देवी का मेला, ये है फारबिसगंज, ठीक है, बिहार की कोई जगह है। उसके बाद अगला है वैशाली का मेला, ये वैशाली यानी जैन मतावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो बिहार राज्य में स्थित है। वैशाली के मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन किया जाता है। चलो ये तो कोई नहीं, छोटी बात, छोटी छोटी चीजें मतलब कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे। उसके बाद अगला है बाल सुंदरी का मेला, काशीपुर में इसका आयोजन है। नंदा देवी का नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद अगला है पीरान कलियर मेला, ये रुड़की के अंदर। झंडा पर्व मेला, ये झंडा मंदिर कहाँ पे? देहरादून के अंदर इसका प्रयोग आयोजन किया जाता है। उसके बाद आगे है बगवाल मेला, यह चंपावत जिले में किया जाता है इसका आयोजन। फिर झारखंड के मेले आ जाते हैं। श्रावणी मेला, यह श्रावण महीने में देवघर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे है हिजला मेला, इसमें
ये फरवरी महीने के अंदर कब, हिजला पहाड़ के ढलान पर मयूराक्षी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आप ये लोग थोड़े देख लेना इनको, मैं ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा इसको बोल करके। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। सागर मेला, ठीक है, कि कोलकाता के दक्षिण सागर में। शंकर जी का मेला छत्तीसगढ़ में। ज्वालामुखी का हिमाचल प्रदेश में। अम्बुबाची मेला असम में। ठीक है, सूरजकुंड का मेला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना। ठीक है, हरियाणा के कहाँ, फरीदाबाद में लगता है। और उसके बाद में अगला है काला घोड़ा उत्सव। अच्छा, क्या इसमें इस काला उत्सव का आयोजन वर्ष के प्रारंभ में फरवरी में दक्षिण मुंबई में काला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 1999 से निरंतर किया जा रहा है। इसका आयोजन एक अलाभकारी संगठन यानी ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न दृश्य कलाओं, नृत्य, संगीत, थिएटर, सिनेमा, साहित्य आदि का प्रदर्शन होता है। ठीक है, पहले जो मेले थे उसमें इतना संगीत वगैरह का इतना कुछ नहीं था, पर एग्जाम में ये जो कोर्स में दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो उसके हिसाब से वो सब चीजें मेरे को करवानी पड़ी है आपको। और अब जो थोड़े बचते हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम, इसमें संगीत और कला सब इसमें आती है। ठीक है, इन उत्सवों के अंदर तो हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। इस उत्सव पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है ये, जो 9 दिनों तक संचालित किया जाता है। इसमें विभिन्न राज्यों के नृत्य, है ना, और कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। इसमें राजस्थानी लोक नृत्य एवं कलाकारों द्वारा प्रमुख कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। काला घोड़ा उत्सव की मैं फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये काला घोड़ा है जिसके नाम पे ये मेला लगता है। ठीक है, यहाँ की इनकी फोटो लगाई हुई है जो मूर्ति लगा करके। और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है, तो इस तरह की जो ये जो आप फोटोग्राफी देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल फोटो है। ठीक है, आप ओरिजिनल फोटो नहीं है। तो इस तरह की जो मेले में इस तरह की चीजें वहां पे होती है। अगला है आगरा का ताज महोत्सव। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध ताज नगरी आगरा में फरवरी महीने के लगभग 15 दिनों तक शिल्प ग्राम, है ना, ताज महोत्सव लगता है। ठीक है, शिल्प ग्राम का मतलब मैंने बताया था आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, इस महोत्सव की लोग वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ कला शिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं का यहाँ प्रदर्शन होता है। लोकगीत क्या क्या होता है इसमें महोत्सव में, आगरा का महोत्सव जो है इसमें लोकगीत, मुशायरा, शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ ऊंटों तथा हाथी की सवारी और अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाता है। फिल्मी व संगीत जगत की विभिन्न हस्तियां इस मेले में आकर के कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर महोत्सव को अविस्मरणीय बना देती है। तो इसके फोटोग्राफ्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आगरा का महोत्सव है। ठीक है, ताज महोत्सव। ये डांस हो रहा है यहाँ पे, क्लासिकल नृत्य। ठीक है, ये गायन हो रहा है यहाँ पे, ये नृत्य हो रहा है वहाँ का। ठीक है, तो इसके बाद अगला हम देखते हैं मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया जाता है। इस जिले को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ, किसको, जैसलमेर को। तो ये भी ध्यान रखना, जीके के क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये चीज रखना दिमाग में, कभी एग्जाम में आए तो आप इसको सही कर पाओ क्वेश्चन को। इस मेले में विभिन्न राज्यों से कलाकार आते हैं और अपनी अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। रंगारंग संगीत की प्रस्तुतियां व प्रारंभिक धुनों तथा गैर व अग्नि नृत्य, ठीक है, वहां के राजस्थान के क्या है नृत्य है, गैर नृत्य और अग्नि नृत्य की विशेष प्रस्तुति की जाती है। पगड़ी प्रतियोगिता और मिस्टर डेजर्ट का भी चुनाव इस मेले का आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टर डेजर्ट एक नाम आ गया, तो इससे मेरे को एक छोटी सी बात याद आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो डांस है कौन सा है, घूमर। ठीक है, तो राजस्थान में एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं घूमर फेस्टिवल। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है और इसमें आउट ऑफ इंडिया की भी काफी लोग आकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस घूमर फेस्टिवल के अंदर भी सेम जो ये यहाँ पे दे रखा ना मिस्टर डेजर्ट चुनते हैं यहाँ पे कहाँ का, जैसलमेर का, तो ऐसे ही मिस्टर घूमर चुना जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जैसे मिस्टर इंडिया होता है ऐसे मिस्टर घूमर का भी चयन किया जाता है इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2020 का जो मिस्टर घूमर है वो मैं ही रहा हुआ हूँ राजस्थान का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मरु महोत्सव की फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है, जो अभी हाल ही में कब हुआ था, फरवरी 13 से 16 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसी मरु महोत्सव की कुछ फोटोज, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि ये यहाँ पे इनके जो दिया हुआ है टाइम टेबल वगैरह, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का हो गया। ठीक है, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो गया। इस कल्चरल प्रोग्राम में कौन था, अफसाना खान एंड परमेश वर्मा, ये यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आए हुए थे। ठीक है, कैमल सफारी वगैरह, ये जो है परफॉर्मेंस बाई लोकल आर्टिस्ट। ठीक है, म्यूजिकल इवेंट्स विद कबीर का पेज, तो ये है, तो वहाँ पे इनका आयोजन किया जाता है। उसके बाद वैसे तो मैं जो आप लोग ये देख रहे हैं, तो ये राजस्थान में जैसलमेर का किला है। इस किले के नीचे जो ये खाली स्पेस है, यहाँ पे जो जमीन है, मरुस्थल है, यहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला हमारा है गोवा आनंदोत्सव। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है, गोवा में होता है। एक सेकेंड, ठीक है, गोवा आनंदोत्सव 3 दिवसीय गोवा आनंदोत्सव, जो किस नाम से जाना जाता है, गोवा कार्निवल नाम से। ठीक है, इसको विवाह भी बोलते हैं, तो मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। रंग और संगीत से सराबोर होता है। यह कार्निवल लेंट के वर्ष से पहले होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ है इनका वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा। तो क्या है, चटकीली रंग बिरंगी वेशभूषा, मुखौटे और ढोल नगोड़े के साथ इस उत्सव की यह पहचान होती है। यह कार्निवल जो है, यह राज्य की पुर्तगाली विरासत का अंग है। तो आप लोगों को पता ही होगा, कभी किसी ने अगर आप लोगों में हिस्ट्री पढ़ी हो, तो जो इंडिया के अंदर सबसे पहले जब पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली, ठीक है, जैसे वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, तो वो सब कहाँ पे आए थे ना, तो वो कहाँ पे आए थे, गोवा में। ठीक है, तो पुर्तगाल से आकर के उन्होंने गोवा को कब्जा लिया था, और इसको भारत का हिस्सा ना कह करके पुर्तगाल का हिस्सा कहने लगे थे। बाद में इसको आजाद करवाया गया है। ठीक है, वो हिस्ट्री की फिर बात आ जाती है, इसमें हम नहीं घुसेंगे ज्यादा। तो क्या है कि यह कार्निवल राज्य की पुर्तगाल विरासत का अंग है। इसके तहत एक व्यवस्था का राजा मोमो किंग चुना जाता है। ठीक है, ये भी ऐसे ही थोड़ा होता है, वहां पे कोई मिस्टर इंडिया की तरह ही ऐसे मिस्टर गोवा। ठीक है, तो उसको मोमो किंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो कि समारोह की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है पतंग महोत्सव। तो गुजरात में मकर संक्रांति के उत्सव पर ही पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस पर्व पर पतंग उड़ाई जाती है, और प्रत्येक वर्ष गुजरात में पतंग का महोत्सव जो है, देश विदेश के हजारों पर्यटक आते हैं यहाँ देखने के लिए। और अहमदाबाद में इसका महोत्सव का अहमदाबाद जगह पर इसका आयोजन होता है, मतलब। और साबरमती जो नदी है उसके पास में होता है। ठीक है, पतंग महोत्सव साबरमती नदी। तो इसकी फोटोज में दिखा देता हूँ। ये गोवा का विवा कार्निवल फेस्टिवल जो मैंने अभी बताया वो, और ये है क्या नाम है, पतंग महोत्सव, गुजरात, अहमदाबाद, साबरमती नदी के पास में। ठीक है, अगला है हॉर्नबिल महोत्सव। क्या है, यह नागालैंड का सबसे बड़ा महोत्सव है। यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका आयोजन पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है। यह महोत्सव हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर, ठीक है, वहाँ एक पक्षी होता है, उसके नाम पर इस उत्सव का नाम रखा गया, जिसके पंख नागाओं की टोपी के अभिन्न भाग होते हैं। इस समारोह में नृत्य, परेड, शिल्प, भोजन तथा अनेक धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी मैं फोटो दिखा देता हूँ। ये है हॉर्नबिल पक्षी। ठीक है, इसके नाम पे इस फेस्टिवल का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह के ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पीएम मोदी साहब जो यहाँ पे आए हुए थे इस मेले में। तो ये था हमारा हॉर्नबिल महोत्सव। और अगला है
घोड़वाड़ महोत्सव। इस महोत्सव की शुरुआत राजस्थान पर्यटक विभाग द्वारा पाली जिले के घोड़वाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, प्रारंभिक रूप में योग व शास्त्रीय नृत्य महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या है, योग और शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था, परंतु वर्तमान में यह अनेक सांस्कृतिक पहलुओं को समाहित करता है और इसका आयोजन जो है वर्ष 2011 में किया गया था। तो इसकी घोड़वाड़ महोत्सव की कुछ फोटोज हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा होगा आपने लोक नृत्य की प्रस्तुति। ठीक है, लोग कई स्टेट के आकर के यहाँ पे अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। उसके बाद अगला है हमारा लद्दाख महोत्सव। ठीक है, इसमें है जम्मू कश्मीर के अंदर इसका होता है, क्या नाम है, इस महोत्सव का आयोजन। ठीक है, तो यह पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय समुदायों एवं लेह के जिला प्रशासन के साथ मिलकर लद्दाख महोत्सव का वार्षिक आयोजन किया जाता है। सितंबर महीने में आयोजित किए जाने वाले इस 7 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहित करना एवं लद्दाख की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का परिचय प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है हम्पी उत्सव। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान हम्पी उत्सव का उत्सव का है भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कर्नाटक सरकार प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन कराती है। इस उत्सव के समय विजयनगर के निकट स्थित हम्पी ग्राम चित्ताकर्षण संगीत, नृत्य और नाटक के आनंद से भर जाता है। कठपुतली नृत्य, आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन इस उत्सव में कुछ प्रमुख विशिष्टताओं के साथ किया जाता है। तो पहला लद्दाख महोत्सव, दूसरा हम्पी महोत्सव। ठीक है, ये था लद्दाख महोत्सव और ये हम्पी महोत्सव, ये संगीत की प्रस्तुति देते हुए स्टेज के ऊपर। उसके बाद ये है हमारा कच्छ रण उत्सव। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर में कच्छ के रण यानी गुजरात में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में विश्व भर से पर्यटक आते हैं। अच्छा उत्सव होता है ये, आप लोग भी इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं ना, एक अच्छी मेमोरी लेकर के आओगे वहां से। तो अरब सागर के तट पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त हाथ से शिल्प प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा शायद ये लास्ट है सिंधु दर्शन उत्सव। यह उत्सव जम्मू कश्मीर के लेह जिले में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इसका आयोजन राज्य सरकार करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो पहला कच्छ रण उत्सव और सिंधु उत्सव दर्शन उत्सव, तो ये कच्छ रण उत्सव है। ठीक है, तो ये जो पूरा यहाँ पे एरिया ऊपर से ली हुई फोटोग्राफ है ये आसमान से। ठीक है, तो इसमें ये जो छोटे छोटे ये व्हाइट कलर के देख रहे होंगे, ये सारे टेंट लगाए रखते हैं यहाँ पे रुकने के लिए। तो काफी बड़ी दूरी में से होता है और ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये पानी है यहाँ पे पूरा ना। तो ये पूरा मतलब कि पूरा एक शहर सा बसा दिया जाता है मेले में। तो यहाँ पे 2-3 दिन तक आप स्टे कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इस मेले में आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे रण उत्सव के अंदर जो मेला था उसमें ये संगीतज्ञ अपने आकर के परफॉर्मेंस देते हैं, उसकी फोटोज। और लास्ट में ये हमारा था कौन सा, लेह लद्दाख का सिंधु दर्शन उत्सव आगा जम्मू कश्मीर का सिंधु दर्शन उत्सव उत्सव है ये जम्मू कश्मीर का। तो इसके बाद में शायद हमारा ये, मैं अब ज्यादा इतना ना करवाते हुए बस ये मेन बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश का उत्सव का नाम ये है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे होता है तो आप लोग इनको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चंडीगढ़ का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, कोई इंपोर्टेंट होगा तो मैं अभी इस पे स्टार लगा दूंगा। ठीक है, आप ये देख लेना थोड़ा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और कर्नाटक इनके हो गए। मणिपुर, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्किम। ठीक है, ये हो गए। अभी तक तो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बाकी हो सकता है कि आगे कभी पूछ भी ले। तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज, तो आप लोग इनको देख लेना। फिर भी आप नोट्स बना के रख लो, नोट्स बना के रखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आपकी पूर्णतः कंप्लीट आपकी सेकेंड यूनिट खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो छूट गई हो। ठीक है, तो ये वाली यूनिट अगर मैं ना भी करवाता तो भी आपका काम ऑलमोस्ट चल भी जाता, लेकिन फिर भी रिक्शन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ चलो कमर कस के, ऐसा ना हो कि कभी कुछ चीज इधर से पूछ भी ले, है ना, उत्सव मेले में से। तो
वैसे तो मेन चीज तो इसमें दो ही थी, राग और ताल। ठीक है, कौन कौन से रागों में लोक संगीत यूज किए जाते हैं, लोक संगीत में कौन कौन से राग यूज की जाती है या गाई बजाई जाती है, और कौन कौन सी तालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो मेन चीज थी। उसके बारे में कुछ कुछ मेन थे जो वहां पे मैंने कुछ दिखा दी फोटोग्राफ्स के साथ में। ये जो उत्सव और या महोत्सव जो भी थे, मेले वगैरह, है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। शायद कुछ कभी कभार गिना चुना एक क्वेश्चन पूछा गया हो उत्सव और मेलों में से। ठीक है, तो पर वो जो पहले जो स्टार्टिंग में करवाया राग और ताल, वो आप अच्छे से देख लेना। और इसमें से कुछ कुछ मेन मेन थे, वो मैं आपको बताता गया हूँ, स्टार लगा दिए थे, थोड़ा आप इनको देख लेना। तो वो थोड़े मेन मेन है, बाकी आप नोट्स बना के रख लो इनके। हो सकता है कि आपको कभी जरूरत पड़ भी गई तो आप इसमें से देख करके बना सकते हो या कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको ये चीजें लास्ट की नहीं करनी है तो कोई नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में आप इसको रिवीजन एक बार जरूर मार लेना। ठीक है, या फिर आप वीडियो देख लेना लास्ट टाइम में जब भी आपको जरूरत पड़े। तो चलिए, मैं आपकी क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, ओवर करता हूँ। और आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। अब अगली जो है वो थर्ड यूनिट में जल्दी शुरू करता हूँ, और वो भी शायद 2 से 3 वीडियोज में पूरी कवर हो जाएगी। रस के ऊपर है, रस और भाव। ठीक है, तो आप इनको देख करके पूरा कंप्लीट करें। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों है उनका शायद मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ। अगर फर्स्ट का नहीं तो मैं सेकंड यूनिट का कंप्लीट का एक साथ लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ रहना, और कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूँ, तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना उसके अंदर और तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सभी को।